सर फ्राइडे को फ्राइडे। सर जी जी। आप बोले कंटिन्यू करें। सर फ्राइडे को 2 क्लासेस होती हैं। एक सर दानिश की बीच में गैप होता है, मतलब 9:30 तक सर लेते हैं, फिर बीच में गैप होता है, फिर 10:30 क्लास होती है सर अली रजा की। वो और कब तक थर्सडे चलती है? वो हमारी सर 10:30 स्टार्ट होती है, 11:15। उसके बाद खत्म, फिर छुट्टी। यस सर, यस सर। और सर थर्सडे को भी ऐसे ही होता है, मतलब 3 क्लासेस होती हैं। एक आपकी, फिर बीच में सर की होती है, सर दानिश की, फिर आपकी होती है। उसके बाद भी हमारा मतलब जल्दी 11:15 पे फ्री हो जाते हैं। थर्सडे का पॉसिबल नहीं है कि थर्सडे को मैं फिर वहां पे बिजी होता हूँ सेक्शन बी में, तो फ्राइडे का देख लेते हैं। जो फ्राइडे की सेकंड क्लास है वो मैं कंडक्ट कर लूंगा। ओके सर। तो आप लोग तो वैसे ही ऑनलाइन होंगे तो मोहतात रहिएगा। फ्राइडे का दोनों जो है, मतलब अलीगढ़ से पहले वाली भी और बाद वाली भी जो है, वो होपफुली 12 बजे तक आप लोग वाइंड अप करके होंगे फारिग। या अगर वो नहीं आप लोग करना चाहते तो फिर शाम का बताएं कोई, तो शाम का टाइम रख लेंगे। और अगर नहीं है तो फिर यही मॉर्निंग का सही है। तो एक तो ये फ्राइडे का ये डन रखें, उसके बाद फिर देखेंगे कोई दूसरा दिन देखेंगे ताकि मजीद जो है वो किया जा सके। ठीक है, हम स्टार्ट करने लगे। हाँ, वो तो मंडे जब आएगा तो मंडे भी रख लेंगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस, इसके ऊपर वापस आ जाए हम लोग। तो अब इस एग्जांपल में राफे ने तो हमें बता दी पोजीशन क्या है सारी। तो एज वी कैन सी कि इसमें देर इज वी लुक्ड एट सेक्शन 17 में क्या बात हो रही है। सेक्शन 17 में यहाँ पे क्या बात हो रही है और 18 में यहाँ पे क्या बात हो रही है। नो अपेरेंटली अकॉर्डिंग टू द कोर्ट देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट, और उस कन्फ्लिक्ट को दूर कैसे किया कि दे हार्मोनाइज्ड इट। जो बात कर रहा था, तो वो मैं बात फिर इसी एग्जांपल के ऊपर लगा के फिर बताऊंगा कि यहाँ पे क्या एक्चुअली अप्लाई कैसे ही हो रही है। कि कि देर आर टू प्रोविजंस को जो है वो डेजिग्नेट कर दिया है कि वन प्रोविजन इज ऑफ अ स्पेशल नेचर एंड इट विल अप्लाई टू ओनली वन पर्टिकुलर सिनेरियो। और दूसरा जो है वो अप्लाई करता है हर किस्म के सिनेरियो में। तो यहाँ पे ऑर्डिनरली स्पीकिंग यहाँ पे क्या हो रहा है कि these are both mandatory provisions के एक on one hand you have a responsibility on the government as you can see here कि उनको जैसे ही उनको लेबर ट्राइब्यूनल ने अपना डिसीजन दे दिया और उनको फॉरवर्ड कर दिया, तो इट इज the duty of the government to publish the award within 30 days। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ ये बात है कि सेटलमेंट कहता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन, लेबर्स और मजदूरों के दरमियान और इंडस्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री का मालिक, उनके दरमियान कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो that compromise is binding on the parties. Now in this particular case what happened was कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन आ गया और उन्होंने गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद पार्टीज का आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया। नो कॉम्प्रोमाइज जब हो गया, नो एक तरफ तो गवर्नमेंट को यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 1 की कंबाइंड रीडिंग से क्या हो रहा है कि जब उनको अवार्ड फॉरवर्ड कर दिया है गवर्नमेंट को, तो द गवर्नमेंट्स ड्यूटी बिकम्स मैंडेटरी टू पब्लिश द अवार्ड। उनको हर सूरत में अवार्ड पब्लिश करना। बट इस करंट फैक्चुअल सिनेरियो में इट वाज अ न्यू सिचुएशन कि जहां पर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बिटवीन द पार्टीज आफ्टर द अवार्ड हैज बीन फॉरवर्डेड टू द गवर्नमेंट फॉर पब्लिकेशन। नाउ द क्वेश्चन वाज कि क्या गवर्नमेंट को अवार्ड पब्लिश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो द आंसर इज वेरी सिंपल कि नो, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पार्टीज का आपस में कॉम्प्रोमाइज हो गया देन द मैटर कम्स टू एन एंड। खत्म हो गई बात, पार्टीज ने आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, दे सेटल्ड आउटसाइड ऑफ कोर्ट। और उनके बाद जो है डिस्प्यूट तो खत्म हो गया ना। तो अवार्ड जो है, जब डिस्प्यूट ही खत्म हो गया तो फिर अवार्ड उसके ऊपर जो जो भी अवार्ड किया गया वो अवार्ड तो उस वक्त था ना जब डिस्प्यूट आपका था बिटवीन द पार्टीज। जब डिस्प्यूट ही खत्म हो गया तो फिर अवार्ड भी जाहिर है उसकी कोई लीगल वैलिडिटी, लीगल वर्थ नहीं रही, उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं रही। तो इस तरह से कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस को ना
को जो है वो इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व किया। क्लियर हुई बात? यस सर। नो, अगर आप उसके ऊपर वापस जाएं, इसके ऊपर जो ये हमारी जो ऑब्जर्वेशन जो ये मैक्सिम है कि here you have a general provision and a special provision, and the general provisions must always yield to the special one. आप लोगों ने शायद मेरे ख्याल में सुना होगा इसके ऊपर, लेकिन वो मुख्तलिफ लॉज के हवाले से बात की जाती है कि अगर आपका एक जनरल लॉ है, which general statute है, which is ABC statute, and you have an XYZ statute. तो अगर XYZ is a special statute and ABC is a general statute, तो कौन सा प्रिवेल करता है? स्पेशल वन। यही होता है। तो स्पेशल एक्ट विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल वन। लेकिन यहाँ पे फुटनोट में एक और भी बात है, वो मैं उसको बात नहीं कर रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन इफ यू वांट टू हैव अ लुक एट इट, पर ये फुटनोट 48 जो है वो देख लीजिएगा, इसमें भी एक नई बात लिखी हुई है। लेकिन बहरहाल ये है कि द स्पेशल वन विल प्रिवेल, जो है ये प्रिवेल करेगी। उसी तरह से यहाँ पे भी अब ये उसी लॉ के अंदर, ये जो हसनैन बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे हम दो मुख्तलिफ लॉज की या दो मुख्तलिफ चीजों की। यहाँ पे वो बात नहीं, यहाँ पे एक ही लॉ में दो मुख्तलिफ प्रोविजंस का मसला हो रहा है। तो उसको कैसे रिजॉल्व किया? उसको ऐसे रिजॉल्व किया कि दोनों को डेजिग्नेट कर दिया है कि ये इस सिचुएशन के ऊपर अप्लाई होगी और वो दूसरी सिचुएशन के ऊपर अप्लाई होगी। तो पहली वाली एग्जांपल अगर क्लियर है तो फिर हम दूसरी वाली एग्जांपल के ऊपर चले जाते हैं। दूसरी वाली एग्जांपल के ऊपर चलते हैं, देन विल कम बैक टू दीज ऑब्जर्वेशंस। क्लियर है ये मिसाल पहली वाली और जो जितनी बात की है मैंने अभी तक? यस सर क्लियर है। अरे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। जी जी। सर जब कंफ्लिक्ट इशू मतलब सॉल्व करेंगे तो उसमें उसका स्पेशल क्या कंडीशन या लिमिटेशन ऐसी कोई एड्रेस करेंगे उसमें? दोबारा रिपीट करें, क्या कहा है आपने? सर आपने बताया कि जैसे स्पेशल लॉ या ये जो होते हैं, बताया जैसे आपने कंफ्लिक्ट बाय लॉ और स्पेशल लॉ के बीच में अगर कंफ्लिक्ट आ जाता है तो आवाज किसी को साफ आ रही है स्टैन की के? तो वो बता दें क्या इनका सवाल है, मुझे तो क्लियर नहीं आ रही है आवाज। हेलो? नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही हसनैन की। हसनैन या तो जगह चेंज करें, उसके बाद सवाल पूछ लें। सर मैं ये कह रहा हूँ जब कोर्ट आवाज अरेस्ट करेगी अपना तो उसके साथ जो है कंडीशन या लिमिटेशन को ऐसी अराइज करेगी क्या के अंदर, या तो फिर सिंपली अंडर डिसाइड हो जाएगा? आधी बात समझ में, कंडीशन लिमिटेशन कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। सर आप कंटिन्यू करें क्लास सर, फिर मैं इशारा आप ऐसा करें, मैं आपको एक दूसरा हल बताता हूँ। अगर आप वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे मुझे भेज दें तो फिर मैं मे बी आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर इट, और उसको फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं कल क्लास में आंसर कर दूंगा। अगर आप प्राइवेट में मैसेज ले करना चाहते हैं उसके ऊपर तो प्राइवेट में कर लीजिएगा, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है? जी सर जी सर जी सर। ये आवाज आपका बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है, या अगर आप टाइप करके बताना चाहते हैं तो टाइप करके बता दें। तो अच्छा, अब ये इस वाली मिसाल के ऊपर आ जाते हैं। ये दूसरी वाली मिसाल है कि इसमें भी यू हैव अ स्पेशल केस एंड यू हैव अ जनरल केस। तो इसमें क्या होता है? अब किससे पढ़वाएं, देखते हैं कौन है। चले आज हम दुआ से पढ़वाते हैं। जी दुआ पढ़े। मेरे ख्याल में दुआ सो रही है। चले जी सोए फिर, किससे पढ़वाएं फिर? चले मंसूर से पढ़ाते हैं। जी मंसूर साहब में जो। हेलो? आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो?
अरे मीर मुर्तजा से गड़बड़ बात है। मीर मुर्तजा साहब, सर जी कहाँ से पढ़ूं? ये एग्जाम्पल बी। Class 5A of the government order empowered, among others, a recognized association of employers to refer an industrial dispute for adjudication to the conciliation board. एक मिनट रुक Class जाए, 23 एक मिनट एक provided मिनट that एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आराम से, क्योंकि ये ऐसा लॉ है कि बल्कि सारी टॉपिक ऐसे कि वन बाय वन वी आर रीडिंग द लाइंस। तो क्लॉज 5A क्या कहता है? आई वांट टू अंडरस्टैंड क्या कहता है क्लॉज 5A ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑर्डर। सर जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो तो वो कंसलेशन बोर्ड को रेफर करेंगे सर। ठीक है, रिकग्नाइज्ड एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो वी हैव इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, जब तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है? आप लोगों ने लेबर लॉ पढ़ा है, तो व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? किसी को आइडिया है? अरे नहीं है तो बता दो, नहीं है आइडिया है क्या है? इतनी देर सोच में लगाओगे तो कहाँ से किसी को पास इतना टाइम होता है? डिस्प्यूट कमर्शियल मैटर्स जो होते हैं इंडस्ट्री। अरे बाबा किसके दरमियान होता है ये भी बता दो ना। सर इंडस्ट्री में जहाँ पे एम्प्लॉयज काम करते हैं बस मेनली लेबर लॉ की हमने चूंकि बात कर दी है, दोनों एग्जाम्पल बाय द वे लेबर लॉ की है, तो हमारा जो वो मालिक के दरमियान है, उसके मजदूरों के दरमियान है। चलो भाई आगे चलो जी, मुर्तजा साहब आगे चले। Clause 23 provided that no dispute during the pendency of an inquiry except with the written permission of the regional conciliation officer. ठीक है, ये क्या कहता है अब? उसको वो डिस्चार्ज डिसमिस नहीं करेंगे सिवाय अगर रीजनल कंसलेशन बोर्ड ऑफिसर जो है वो परमिशन दे तो यहाँ पे जो आपने बात जो यहाँ पे मिस की है वो यहाँ पे ये है कि अगर एक वर्कमैन के खिलाफ अगर इंक्वायरी पेंडिंग है, वट एवर द नेचर ऑफ द केस, अगर उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग है, तो उस इंक्वायरी के दौरान कोई भी फैक्ट्री का मालिक, इंडस्ट्री का मालिक उस बंदे को नौकरी से बरतरफ नहीं करेगा अनलेस उसने रीजनल कंसलिएशन ऑफिसर की रिटर्न परमिशन ना ली हुई हो। और साथ ही साथ इसके साथ जो क्लॉज 26 है वो पेनल्टीज क्या होंगी अगर किसी शख्स ने रीजनल कंसलिएशन ऑफिसर की रिटर्न परमिशन के बगैर ये काम कर दिया, और अगर इंक्वायरी में और उसके बगैर ये काम कर दिया तो पेनल्टीज जो है वो इम्पोज की जाएंगी एम्प्लॉयर के ऊपर। दोनों लॉज समझ में आ गए? यस सर। यस सर। अभी अगर जैसे हमने लास्ट के एग्जांपल में तो नहीं किया, डू यू थिंक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर हियर? लगता है कोई आपस में ये क्लैश करेंगे आपस में? नहीं सर, नहीं लग रहा, क्योंकि वो अच्छा, एक तो कंट्रावेंशन पे है वो। हाँ, बाजार तो नहीं लग रहा, होता ही यही है कि बाजार तो नहीं लगता, लेकिन जब कोई एक्चुअल पोजीशन आ जाती है, कोई केस आ जाता है सामने, फिर कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। आप पढ़ेंगे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होता है? पढ़े जनाब मुर्तजा साहब, आगे देखते हैं क्या होता है। Clause 26 of the government order provided for penalties for construction of Clause 23 and the J.K. Spinning and Weaving My Company Limited versus State of Uttar Pradesh and others. The appellant and employer proposed to dismiss certain workmen. So at the time there was a dispute pending inquiry before a regional conciliation officer. Against these workmen, the appellate commission under 23 dismissed the workmen, but the Employer Association of Northern India made an
made an application under clause 5A to the board to adjudicate and give an award that the appellant was entitled to dismiss the workman. रुक जाए On यहाँ behalf पर of एक the मिनट, workman, just stop over here please. Factual position क्या है? What is the factual position over here? किसी को समझ में आई? एक वर्कमैन के अगेंस्ट जो है पेंडेंसी थी किसी प्रोसीडिंग की, और उसको जो एम्प्लॉयर है उसने वो कर दिया, डिसमिस कर दी उसकी वर्कमैनशिप. No, he does not dismiss it. He did not dismiss it. He sent a proposal to the recognized association of employers कि इस बंदे को जो है ये मसला है कि इसमें मैं इसको डिसमिस करना चाहता हूं. उसके खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग थी, और बजाय कि वो प्रोसेस जो क्लॉज 26 का है और क्लॉज 23 जो मिलाकर दोनों का है, वो बजाय कि वो रीजनल कंसलेशन ऑफिसर की परमिशन सीक करता, रिटर्न परमिशन सीक करने के बजाय he took a different path. उसने क्या किया? उसने he sent the case to the association of employers, जिन्होंने आगे क्लॉज 5A के तहत एडजुडिकेट करने के लिए कंसिलिएशन बोर्ड में मैटर को भेज दिया कि इस बंदे को डिसमिस किया जाए नौकरी से, even though there was an inquiry pending before a regional conciliation officer against those workmen. Clear हो गया? Is this clear? Yes sir, clear. yes, sir. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बजाय कि वो उस लॉ के तहत जो प्रोविजन है इंक्वायरी के दरमियान, वो उस प्रोसेस को अपनाने के बजाय उसने एक दूसरा रास्ता अपनाकर उनको डिसमिस करवाने की कोशिश की. क्योंकि क्लॉज 23 क्या कह रहा है कि आपको अगर किसी पेंडेंसी की इंक्वायरी के दरमियान डिसमिस कराना है तो आपको रीजनल कंसलेशन ऑफिसर की परमिशन चाहिए. इन्होंने ये काम नहीं किया, ये उल्टा लेकर चले मैटर को. अब वर्कमैन की तरफ से क्या आर्गुमेंट पेश किया गया था वो पढ़ लें, देखते हैं क्या कहता है आगे. On behalf of the workman, it was contended that the reference under clause 5A was incompetent as the appellant had not first taken proceeding under clause 23. क्लियर हुआ? Holding that इज दिस क्लियर कि वर्कमैन की तरफ से क्या कंटेंटेशन दिया गया था कि क्लॉज 5A की जो रेफरेंस है वो इनकॉम्पिटेंट है क्योंकि देयर वाज एन इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट दिस पर्सन, देयरफॉर द रेफरेंस अंडर क्लॉज 5A कैन नॉट स्टैंड, इज नॉट मेंटेनेबल. तो लिहाजा उसको खत्म किया जाए और इसके तहत प्रोसीडिंग्स जो है वो की जाए और इसके बंदे के खिलाफ क्लॉज 26 के खिलाफ इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. पढ़े आगे. Holding that the reference under clause 5A was not maintainable, the court observed that this was a case involving a general provision and a special provision. It sought to harmonize both the clauses by holding that 5A was a general provision and clause 23 was a special one. पढ़े आगे, पूरा elaborate हुआ हुआ है. The employer couldn't take advantage of clause 5A during the pendency of an inquiry when clause 23 was applicable. If clause 5A and clause 23 were held to apply at the same time, there would be a disharmony between the two provisions. As by resorting to clause 5A when clause 23 was applicable, the employers would be contravening clause 23 and rendering themselves liable to the penalties under clause 26 of the government order. However, there was complete harmony if it was held that clause 5A applied in all other cases of dismissal or discharge except in those cases where an inquiry was pending with the meaning of clause 23. क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ तो अच्छा होता है. अरे हसनैन, आपकी आवाज ही सही नहीं आती है, क्या करूं मैं आपका. यस सर. सर मैं ये कह रहा हूँ ये कंपनी का इंटरेस्ट काम कर रहा है उसके अगेंस्ट उसको मतलब जॉब से निकलवा रहा है कोर्ट के थ्रू, तो ये तो अच्छा बात है सर, सीधा सीधा सर.
हसन, मुझे आपकी आवाज ही साफ नहीं आ रही, मैं क्या जवाब दूं आपको? ये क्या 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 डिस्कस करूं आपसे मैं? ठीक है मसला सर। सर मसला सारा ये है कि आपकी आवाज ही साफ नहीं आ रही। किसी और को अगर आ रही है हसन की आवाज तो प्लीज बता दे, तो इनका रिपीट करके मुझे बता दे, तो उस हिसाब से मैं बता दूंगी क्या बात हो रही है। और ये कौन शुरू हो गया जी? क्या ये एग्जाम्पल क्लियर हुई है? यस सर। इतनी जोर से यस सर बोला है तो फिर बताओ क्या हुआ है इसमें क्लियर? अरे ये यहाँ बता जो रहा है है कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो नया रूल क्रिएट कर रहा है, नया रूल क्रिएट करके वो उस बंदे को डिसमिस करवा रहा है। और यहाँ जो है अच्छा हुआ है सोचा क्लियर। टुडे टुडे सर यहाँ पे दो बातें इन्वॉल्व हुई है। एक तो रोल के वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल और दूसरी जो है सप्लीमेंट्री ऑफ द जनरल। हेलो, सही है भाई, सही है, जो कहा है सही कहा होगा। पता नहीं क्या कहा है, टू बी ऑनेस्ट पता नहीं क्या कहा है आपने। आपने कुछ कहा है पर बस चलो सही है मान लेते हैं, ठीक है, जो कुछ कहा है सही कहा है। मुझे समझ में नहीं आया क्या कहा है आपने। कोई और कुछ कहना चाहता है? हेलो, हाँ जी मंसूर, आप कुछ कह रहे थे? सर जो मुझे समझ में आ रहा है ये कह रहा है जो 23 क्लास है उसमें जनरल क्लास है और क्लास 5 है वो सारी क्लास 5 है वो जनरल प्रोविजन है और सही है 23 वो स्पेशल प्रोविजन है। तो इसमें है बात ये है ये यही है बात। अगर इसमें बात कह रहा है अगर पेंडेंसी के दौरान को डिसमिस करना चाह रहा है सूट के पेंडेंसी दौरान तो जनरल जो स्पेशल प्रोविजन 23 करेगा। अगर इसने जो डिसमिस किया है जो वर्क है ये पेंडेंट्स की सूट के अलावा तो उसकी परमिशन लेना पड़ेगी ये बात कर रहा है। ठीक है, देखें अगर आप प्रोविजंस की नेचर देखें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोर्ड ऑफ जो ये एम्प्लॉयर्स है, ये कंसलिएशन बोर्ड को कब भेजेगी? जब कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उनके पास आएगा और वो फिर आगे रवाना कर देंगे। ये जनरल नेचर का प्रोविजन है। अगर आप क्लॉज 23 की वर्डिंग को देखें और जो उसमें पोजीशन बताई गई है, एक्सप्लेन की गई है, फुटनोट्स में लॉ भी दिया गया है, दोनों प्रोविजंस जो क्या कहते हैं। तो क्लॉज 23 इज अ वेल इलेबोरेटेड प्रोविजन। उसमें बताया गया है, क्लियरली बताया है और स्पेसिफिकली मतलब एक्सप्रेसली उन्होंने चीजें जो है ओपनली करके बताई है कि जब एक इंक्वायरी पेंडिंग है और कुछ लोगों के खिलाफ, तो आप उनको बगैर रिटर्न परमिशन के उस ऑफिसर की, रीजनल कंसिलिएशन ऑफिसर की परमिशन के बगैर नहीं डिसमिस कर सकते, नहीं निकाल सकते उनको। तो अब ये जो आपने जो शॉर्टकट वाला रास्ता निकाला है कि उनको उठाकर उनका ही केस जब वो एक बंदे के सामने चल रहा है, पेंडिंग है, इंक्वायरी पेंडिंग है उनके, तो वही केस आपने उठाकर अपने कंसिलिएशन बोर्ड को जो है रेफर करना चाह रहे हैं आप। तो आप जो ये रास्ता निकाल रहे हैं शॉर्टकट का, दिस कैनॉट अप्लाई। तो तरीकेकार क्या है कि हार्मोनाइज कैसे करेंगे कि आप रखें क्लॉज 23 को कि वो एक स्पेशल नेचर का प्रोविजन है, एंड जहां पे क्लॉज 23 एप्लीकेबल होगा वहां पर फिर क्लॉज 5A की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। एंड जो भी दूसरे केसेस है वो वहां पे अप्लाई होगा क्लॉज 5A, बिकॉज इट इज अ प्रोविजन ऑफ अ जनरल नेचर। और क्लॉज 23 वाला जो प्रोविजन है इट इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन और सिर्फ वो इसी पर्टिकुलर सिनेरियो तक ही महदूद रहेगा। तो इस तरह से बाजार जो अपरेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों प्रोविजंस के दरमियान, वो दूर किया गया। ठीक है, होपफुली क्लियर होगी मिसाल। पहले भी यहाँ क्लियर पर थी बंदे यस सर। जी बताएं। फंडामेंटल प्रिंसिपल वाइज होती है ना, बंदे के यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर्स जो है कंपनी के ये न्यू रूल, ये नया रूल निकाल के उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन में ला रहे हैं। मतलब एक प्रोसेस एक कहता है और ये खुद का ऐसे रहे, मतलब अपनी तरफ से। हेलो जी
नहीं समझ में आ रही बात हसनैन, आपकी बात नहीं बिल्कुल भी समझ में आ रही मुझे। सर जो कह रहा है सही कह रहा है। अब वो यही कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। वो बेचारा कोशिश करता है हर बार बात करने की, लेकिन मसला ये है कि समझ भी नहीं आता क्या कह रहा है। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है इसकी। बस क्या कर, या तो कनेक्शन चेंज करे या जगह वगह चेंज करके देखे। तो मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है क्या इन्होंने बात की है। तो बहुत उसमें जो शोर आ रहा है उसमें कट कट के आवाज आ रही है। चले, ये मिसाल क्लियर है होपफुली। तो किसी को कोई मसला तो नहीं है, नहीं समझ में आई हो। हेलो, क्लियर है एग्जांपल? यस सर। सही है। चले अब हम आ जाते हैं सी वाली एग्जांपल। हाँ जी राफेज साहब, अब आप पढ़े। In Hakim versus Government of Pakistan, the presidential powers to commute, pardon, and remit under Article 45 of the Constitution were challenged. Ms. Benazir Bhutto, on assuming power as Prime Minister of Pakistan, gave advice to the President to issue a commutation order to pardon, commute, and remit all those convicted by military courts by General Zia's martial law regulations. यहाँ तक क्लियर है बात? सर प्रेसिडेंशियल जो Yes, पावर sir. है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 45 में वो चैलेंज की गई थी। हाँ, भुट्टो साहिबा के दौर में ये जो है, बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में ये चैलेंज हुई थी। और जो पहली पहली दफा उन्होंने जो है जब हुकूमत संभाली थी, तो उसमें ये चैलेंज हुआ था। आर्टिकल 45 जो प्रेसिडेंशियल पावर्स है टू ग्रांट पार्डन। आगे पढ़े। On 8th December 1988, the President issued a commutation order to commute, pardon and remit the sentence awarded by military courts. The action was challenged by the petitioners. On behalf of the petitioner, it was contended that since the order of the commutation was in violation of the Article 2A of the Constitution, it must be declared illegal. एक मिनट। नाउ डू यू नो व्हाट आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज? सर जी जी। यहाँ जो कह रहा है ये तो राफेज साहब ने बात करी स्टेट को ओरिजिन ऑफिस का। तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ आर्मी चीफ की पिटीशन है कि एक्सटेंड करवाया गया था रिटायरमेंट के बाद। आप समझ रहे हैं सर? नहीं भाई, समझ भी नहीं आया। ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही है। यहाँ पे भी अल्ट्रा वायरस हो रहा है, ऊपर भी अल्ट्रा वायरस हो रहा है। अल्ट्रा वायरस हो रहा है कुछ का, नीचे भी अल्ट्रा वायरस हो रहा है, ऊपर भी अल्ट्रा वायरस। इतना ये समझ में आया है। तुम्हारी बात समझ, मेरे सर में दर्द हो गया है मेरे। आप बताएं बताएं। यहाँ जो आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा कि आर्मी चीफ हमारे पाकिस्तान के जो इन्होंने एक्सटेंड करवाया था टाइम अपना रिटायरमेंट का। क्या करवाया जाता है? बाजवा साहब क्या? हाँ, क्या करते हैं बाजवा साहब? बाजवा साहब रिटायर हो रहे थे तो उन्होंने अपना टाइम एक्सटेंड करवाया था ना रिटायरमेंट के बाद, तो रिटायरमेंट से पहले। उधर कहाँ जा रहे हैं आप? रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन वाली बात पे कहाँ जा रहे हैं? अरे उसको छोड़ दें, जिसको छोड़े। यहाँ पहले इधर ही रहे, इधर रहे, उसको हम बाद में देखेंगे। इधर रहे। ये क्लियर है यहाँ तक? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यार आप राफे ने क्या लिखा है? ये क्या है आर्टिकल? मतलब क्या है आर्टिकल 2 है? सर वो आर्टिकल 2 था ना, इसमें वो भेजा मैंने। वो क्या है मतलब मुझे बताएं ना थोड़ा सा। तो मुझे तो पहले तो पता है, बताएं क्या है। क्या व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन?
हाँ सर वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जो भी एनेक्स में पार्ट दिए गए हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इसके सब्सटेंटिव पार्ट्स होंगे। माशाल्लाह, सही 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 डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या पहले क्या था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आर्टिकल 2A से पहले क्या था वो? सर वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ही समझ ले पाकिस्तान का एक किस्म का। नहीं नहीं नहीं, ये क्या वो आर्टिकल 2A से पहले इट वाज बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्या चीज हुई? सर वो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे ना, उनका वो रेजोल्यूशन हुआ था ना। कब हुआ था? सर 1949 में हुआ था, विच इज द सर बेसिस ऑफ 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1949 के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे बना गया है, जिसपे मतलब वो ये कंटेंशन था कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है मतलब सुपरमेसी बिलोंग्स ओनली टू अल्लाह। तो प्रेसिडेंट जो है वो कम्यूट या रिड्यूस नहीं कर सकता कोई भी सेंटेंस या पनिशमेंट। फिजा ने तो लगता है पहले ही आते ही जो है फोर्थ गियर लगा दिया और आगे निकल गई। तो फिजा जरा पीछे आ जाए, अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 2A से पहले व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी, कहें कहें। सर ये केस पढ़ने से पहले अगर आप हमें जियाउर रहमान वर्सेस दी स्टेट का अगर हवाला दे दे तो सही रहेगा, क्योंकि ये जो कंफ्यूजन इस केस में आई थी उस केस में से आई थी। अरे छोड़ो उस केस को, अभी मैं उस केस नहीं में जरूरी है सर। सर देखिए मेरी बात सुने। उस केस में कहा था कि क्योंकि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाला केस था, तो उसमें उन्होंने नहीं नहीं उसके बाद वाला ही था, मगर उन्होंने कहा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज नॉट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी बना पर हम एक प्रोविजन को दूसरी प्रोविजन पर नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर तो ये हो गया कि भाई सब्सटेंशियल पार्ट है, तो फिर यहाँ पर ये कंफ्यूजन आई ना। तो मेरे ख्याल से अगर आप उस केस के बारे में थोड़ा हमें बता दें तो उसके बाद ये केस क्लियर होगा, अदरवाइज हम तो ऐसे ही हवाई फायरिंग कर रहे होंगे और कुछ नहीं है। फिलहाल आप इस पे रहने दें, बिकॉज वो मुझे देखना पड़ेगा। आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स करेंटली, तो याद नहीं है मुझे, तो इस वजह से मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो मुझे इस पे प्लीज स्टिक टू दिस, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग फॉर नाउ, वी आर नॉट गोइंग इनटू द आर्गुमेंट्स ऑफ फैक्चुअल पोजीशन को, और फिलहाल आर्टिकल 2A क्या है उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं। बट आई नो कि आर्टिकल 2A जो है बिफोर इट बिकेम अमेंड करके उसको लाया गया है, 2A बनाया गया, तो बिफोर उससे पहले क्या था उसका स्टेटस? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इट? क्या था वो कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या थी उसकी जगह, किस जगह पाया जाता था, चले ये बता दें। सर प्रीएम्बल में। बस ये खत्म हो गई ना, बस यही बात थी, यही पूछना चाह रहा था बस। तो इट वाज प्रीएम्बल बिफोर, और उसके बाद 2A आने के बाद सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया, और 2A की जो लैंग्वेज जो राफे ने बताई है वो लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा, नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज के जब इन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि जो है क्या कहना चाहिए कि आप जो है वो लोगों को छोड़ दें, पार्डन कर दें। नाउ द पिटीशन वाज फाइल्ड डायरेक्टली चैलेंजिंग दिस कम्यूटेशन ऑर्डर। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट के जो कम्यूटेशन ऑर्डर है उसको जो है वो नहीं कर सकती, प्रेजेंट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑल सॉवरेनिटी by virtue of Article 2A, because sovereignty belongs to Allah alone. Therefore, Allah alone has the authority to pardon or commute in matters relating to death sentences. And president के पास ऐसी कोई authority नहीं है। और इस basis के ऊपर वो कह रहे थे कि Article 2A is in a superior position to Article 45. Now, apparently, इनके इस आर्गुमेंट की वजह से कंफ्लिक्ट अरोज बिटवीन दीज टू आर्टिकल्स के दोनों को जो है क्या आर्टिकल 2A प्रीवेल करेगा ओवर आर्टिकल 45, या दोनों को हार्मोनाइज किया जाए। नाउ इसमें इस इंटरप्रिटेशन में द कोर्ट sought to harmonize the provisions by declaring कि आर्टिकल 45 जो है प्रेसिडेंट की जो पावर्स है पार्डन ग्रांट करने की, वो तमाम हर केस में अप्लाई करेगी, सवाए उन केसेस में जहां पर वो हदूद वाले केसेस जो हैं, जहां पे वो ये जो आपका पीपीसी में अगर आप देखें कि जहां पर जो है इस्लामिक लॉ के तहत लीगल एयर्स आ जाते हैं, तो उन केसेस में जो है
जो है प्रेसिडेंट को पावर नहीं है पार्डन ग्रांट करने की। वहां पे सिर्फ जो है अल्लाह और अल्लाह के बाय वर्च्यू ऑफ दैट अथॉरिटी वो लीगल एयर सिर्फ ग्रांट कर सकते हैं, क्योंकि वो शरई तौर के ऊपर कहा गया है। लेकिन इसके अलावा जो है आर्टिकल 2A जो है वो इस तरह से उन्होंने हार्मोनाइज किया।